हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्माक्यूरीज। आज हम बात करने वाले हैं एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होता है दोस्तों? रेड ब्लड सेल्स का एक नॉर्मल रेंज से कम हो जाना, या फिर हीमोग्लोबिन का एक एवरेज आरबीसीज में के अंदर से कंसंट्रेशन का हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, या फिर ये दोनों ही कंडीशन हो सकती है। या तो रेड ब्लड सेल्स भी कम हो गई और साथ में जो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है हर एक आरबीसी के अंदर वो भी कम हो गया। तो दोनों ही कंडीशन हो सकती है, ये दोनों ही कंडीशन एनीमिया ही कहलाएगी। और दोनों साथ में भी हो सकती है या फिर दोनों कंडीशन अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, या मतलब कि रेड ब्लड सेल्स भी कम हो गई और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन भी हर एक आरबीसी में कम हो गया। तो ये तो साथ में हो गया। और अलग अलग कैसे? कि मान लो आरबीसी तो है बराबर, लेकिन उस हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन हर एक आरबीसी के अंदर कम हो गया, तो वो भी एनीमिया हो गया। तो इस तरीके से ये एनीमिया हो सकता है। ठीक है, अब एनीमिया हो गया तो उसमें क्या होगा? आपको पता है दोस्तों कि हमारी जो आरबीसी होती है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, वो जो प्रोटीन है वही तो ऑक्सीजन को कैरी करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का पूरी बॉडी के अंदर। अगर इसकी ही डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इंटरप्ट हो जाएगी। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन का प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा और इस वजह से बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं और बहुत सारी डिजीज़ भी होने के चांस रहते हैं, मतलब कि। और अगर हम नॉर्मल रेंज देखें हीमोग्लोबिन का, तो एक जो नॉर्मल मेल के अंदर नॉर्मल रेंज है हीमोग्लोबिन का, वो है 13.5 ग्राम्स पर 100 ml। और वुमेन के अंदर बात करें तो हम हीमोग्लोबिन का एक नॉर्मल रेंज है 12 ग्राम्स पर 100 ml। ठीक है दोस्तों, देखो नॉर्मल में क्या होता है कि जो ये आरबीसीज है उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है, और एनीमिया कंडीशन होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि आरबीसी की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया की, तो जो डायग्नोसिस होता है वो जैसे कि हमारा जो डॉक्टर्स होते हैं या फिजिशियंस होते हैं, जब भी आपको कोई इन्फेक्शन या कोई भी टाइप की बीमारी होती है तो आप जैसे फिजिशियन के पास जाएंगे तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ टाइम अगर वो कोई टेस्ट लिखते हैं तो वो सीबीसी टेस्ट जरूर होगा, एक टेस्ट हो। क्योंकि सीबीसी टेस्ट में क्या होता है, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, इसके अंदर आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों से रिलेटेड सारे टेस्ट आ जाते हैं। और इसके अंदर इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई हमें इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई एनीमिया तो नहीं है। और एनीमिया से रिलेटेड हम सारे टेस्ट इसमें पढ़ेंगे अभी। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन तो हमको आपको पता ही है, उसका नॉर्मल रेंज होता है, वो भी मैंने आपको बताया। तो ये नॉर्मल रेंज के अंदर होना चाहिए और उससे कम होता है तो उसका मतलब एनीमिया है उसे। और आरबीसी काउंट देखें तो आरबीसी काउंट की बर्थ के टाइम पे नॉर्मल रेंज है 3.9 से 5.9 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। और अगर नॉर्मल रेंज मेल्स में बात करूँ तो उस मेल के अंदर नॉर्मल मेल में 4.5 से लेकर के 5.9 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होता है। और फीमेल के अंदर बात करूँ तो 3.8 से लेकर 5.2 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर आरबीसी काउंट होता है। ठीक है, अगर इनसे कम है, इस नॉर्मल रेंज से कम है, तो उसको उस पेशेंट को एनीमिया है। और हेमेटोक्रिट वैल्यू क्या होती है? हेमेटोक्रिट वैल्यू का मतलब है कि टोटल ब्लड वॉल्यूम के अंदर आपकी आरबीसी का कितना वॉल्यूम है, कितना परसेंट ऑफ वॉल्यूम, पूरे टोटल ब्लड का कितना परसेंट ऑफ वॉल्यूम आरबीसी ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, उसको हम हेमोक्रिट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये बर्थ के टाइम पे होना चाहिए 42 टू 60%, नॉर्मल मेल के अंदर होना चाहिए 41 टू 53%, और नॉर्मल फीमेल्स के अंदर होना चाहिए 38 टू 46%। अब ये थोड़ा, ये रेंज जो मैंने बताई ये थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। ये जैसे कि पेशेंट कहाँ का है, पॉपुलेशन क्या है उसकी, मतलब कि वो किस जगह का रहने वाला है, तो उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और अब अगर मान लो किसी पेशेंट में डायग्नोस हुआ है कि हाँ वो उसको एनीमिया तो है, लेकिन अब उस एनीमिया भी किस टाइप का है, मतलब कि उसको भी ग्रेड करना होता है कि वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। कि मतलब उसको एनीमिया की शुरुआती हुई है या फिर उसे बहुत ज़्यादा सीवियर एनीमिया है। तो इसको ग्रेड कैसे कर सकते हैं? मान लो, अब ग्रेडिंग जो है वो हीमोग्लोबिन के ही बेसिस पे हम करते हैं। ठीक है, डायग्नो सीबीसी काउंट के अंदर तो हम तीनों चीज़ देख रहे हैं, लेकिन जब ग्रेडिंग करनी होती है एनीमिया की तो हम ग्रेडिंग जो है जो वो हीमोग्लोबिन के बेसिस पे ही करते हैं। तो हीमोग्लोबिन के बेसिस पे अगर देखें तो माइल्ड जो होता है उसके अंदर 8 टू 12 ग्राम पर डेसीलीटर आपको रेंज देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 12 ग्राम्स पर 100 ml वुमेन के लिए एक नॉर्मल रेंज है हीमोग्लोबिन का। अब 12 से कम हो गया मतलब कि कम कितना, 8 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर है, तो ऐसी कंडीशन में उसको माइल्ड एनीमिया है। और अगर मान लो 5 टू 8 ग्राम पर डेसीलीटर है हीमोग्लोबिन का लेवल, तो उसको मॉडरेट एनीमिया है। और मान लो 5 ग्राम पर डेसीलीटर से भी अगर कम हो जाए हीमोग्लोबिन लेवल, तो उसे सीवियर टाइप का एनीमिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं अगर एनीमिया किसी को है तो उसमें किस तरीके के सिम्टम्स हमको देखने को मिल जाते हैं। तो उसकी बात करें तो बहुत सारे टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो उसमें हम अलग अलग बॉडी सिस्टम्स की बात करें तो सेंट्रल सिस्टम में देखें तो फैटिक, डेजीनेस मतलब थकान और आलस। ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल में क्या होगा कि लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा।
और हार्ट की बात करें तो हार्ट में पल्पिटेशंस, रैपिड हार्ट रेट, और अगर सीवियर टाइप का अगर एनीमिया हो गया है तो उस कंडीशन में चेस्ट पेन, एंजाइना और हार्ट अटैक तक का चांस रहता है दोस्तों। और अगर स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन में इनलार्जमेंट, मतलब स्प्लीन बड़ा हो जाएगा, मतलब उसकी साइज जो इनलार्ज हो जाएगी। और आइज़ की बात करें तो आइज़ में येलोइंग हो जाएगी, येलो हो जाएगी आइज़। और उससे हम टेस्ट करने के लिए जो डॉक्टर्स हैं या फिजिशियंस हैं, वो तो आपने कभी देखा होगा, तो जब भी वो डायग्नोस करते हैं तो वो डायग्नोस करते समय आपकी आँख को नीचे कर करके देखते हैं कि वो किस कलर की हो रही है। अगर वो येलो कलर की हो रही है तो उससे वो अनुमान लगा सकते हैं कि आपको एनीमिया तो नहीं है। तो वो क्या देखते हैं, वो आँख को नीचे कर करके वो देखते हैं आपका लोअर पैल्पेब्रल कंजक्टिवा। वो लोअर पैल्पेबल पैल्पेब्रल कंजक्टिवा को देखते हैं, और इस चीज़ को कहते हैं हम पेलर डायग्नोस करना। पेलोर टेस्ट जो करते हैं वो, उससे हमें डॉक्टर को पता लग जाता है कि आपको एनीमिया की सिम्टम्स तो नहीं गई। तो वो इस तरीके से टेस्ट करते हैं, और उसके बाद अगर उससे लगता है कि हाँ भाई हो रहा है, तो वो आपके लिए सीबीसी टेस्ट या फिर और भी कोई टेस्ट आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आरबीसी के फॉर्मेशन के बारे में। तो आरबीसी का फॉर्मेशन एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है ना। आरबीसी का लाइफ टाइम आपको पता है 120 डेज का होता है। अब अब आपको मैं आरबीसी का फॉर्मेशन की अगर बात करें तो ये साइक्लिक ये है, लेकिन अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। जब भी आपके जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अगर डिक्रीज होती है तो ये किडनी उसको पहचान लेती है। जैसे ही अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हुई, किडनी उसे कैप्चर करेगी, उसे पहचान लेगी, और उसे पहचानते ही वो क्या करेगी कि ब्लड के अंदर एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को रिलीज कर देगी, और वो ब्लड से होता हुआ आपके बोन मैरो के वहाँ जाता है, और बोन मैरो में जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है वो इरिथ्रोपोइसिस की मतलब कि आरबीसी का फॉर्मेशन कराना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही आरबीसी का फॉर्मेशन पूरा होता है वो वापस से आरबीसी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर भेज देता है। तो आरबीसी के ब्लड सर्कुलेशन में आने की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वापस से ब्लड की बढ़ जाती है। तो ये चीज़ वापस से किडनी को पता लगती है कि हाँ भाई अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी फिर से बढ़ चुकी है, तो वो इरिथ्रोपोइटिन का सीक्रेशन रोक देती है किडनी। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। अब जैसे ही वापस से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम होगी तो ये फिर से किडनी जो है वो इरिथ्रोपोइटिन का रिलीज कर देगी। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जैसे कि हेमेटोक्रिट वैल्यू। हेमेटोक्रिट वैल्यू क्या होती है दोस्तों? तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि टोटल ब्लड के अंदर से कितना परसेंटेज रेड ब्लड सेल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो वो हम उसे हम हेमेटोक्रिट वैल्यू कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि नॉर्मल लेवल जो है मैन के अंदर मैंने बताया था 41 to 50% होना चाहिए, और नॉर्मल वुमन के अंदर 36 to 48% होना चाहिए हेमेटोक्रिट वैल्यू। अब बात करते हैं एमसीवी की। तो एमसीवी क्या होता है दोस्तों? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। इसका मतलब होता है कि जो मतलब कि आपकी आरबीसी है उसकी जो साइज़ है वो कितनी है, और साइज़ और उसकी वॉल्यूम, उसको हम यहाँ पे मेजर कर रहे होते हैं, आरबीसी की साइज़ और वॉल्यूम को। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक फॉर्मूला भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि परसेंटेज हेमोक्रिट वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करें 10 से और डिवाइड बाय एरिथ्रोसाइट काउंट कर दें तो हम एमसीवी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं एमसीएचसी की। तो एमसीएचसी क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है लो मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है कि एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन योर रेड ब्लड सेल्स, कि आपके हीमोग्लोबिन की पर्टिकुलर आरबीसी के अंदर, एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी है, ये मेजर करना क्या कहलाता है? लो मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, एमसीएचसी। ठीक है दोस्तों, तो एमसीवी से तो हम आरबीसी की साइज और उसकी वॉल्यूम का पता लगा सकते हैं, और एमसीएचसी से हम पर्टिकुलर किसी भी एक आरबीसी के अंदर मीन मतलब कि हम एवरेज निकाल रहे होते हैं उस समय पे, तो एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स। तो किसी अगर एवरेज में बात करें तो एक रेड ब्लड सेल के अंदर कितना हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है वो हम एमसीएचसी के थ्रू पता लगा सकते हैं। अब ये सब टर्म के बीच में अब एक टर्म जैसे कि मैंने बता रहा हूँ, पॉलीसाइथेमिया। आज का हमारा टॉपिक एनीमिया पे है, लेकिन पॉलीसाइथेमिया का मतलब होता है इंक्रीज इन आरबीसी लेवल। तो अगर नॉर्मल रेंज से आरबीसी अगर बढ़ जाती है तो उसे हम पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब हम एमसीवी को कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम उसकी यूनिट होती है फेम्टोलीटर, और ऐसा यूनिट के हिसाब से अगर बात करें तो फेम्टोलीटर मतलब कि बराबर ही माइक्रोलीटर के बराबर होता है। जैसे कि 80 फेम्टोलीटर इज इक्वल टू 80 माइक्रोलीटर। तो हम इसकी यूनिट से कभी कंफ्यूज ना होए, और इस तरीके से हम यूनिट को समझ सकते हैं कि एक फेम्टोलीटर इज इक्वल टू एक माइक्रोलीटर। तो अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया की। तो एनीमिया को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।
इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम बिट वाइज क्लासिफिकेशन भी कहते हैं और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम विंट्रॉप्स क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। पहले हम इटियोलॉजिकल को समझ लेते हैं, उसके बाद हम मॉर्फोलॉजिकल को समझेंगे। इटियोलॉजिकल का मतलब होता है कि एनीमिया किस कारण से हो रहा है। तो कॉज ऑफ एनीमिया की जो हम होता है उसके बेसिस पे हम अगर क्लासीफाई करें तो वो होता है इटियोलॉजिकल। इटियोलॉजिकल में हमने एनीमिया को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट तो है डाइटरी डेफिशिएंसी एनीमिया। डाइटरी डेफिशिएंसी का मतलब है अगर जो हम फूड इंटेक कर रहे हैं उसके अंदर किसी इंपॉर्टेंट वाइटल इंग्रेडिएंट की डेफिशिएंसी हो रही है उस फूड में, तो उस वजह से हमारी बॉडी के अंदर भी उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, तो उस वजह से जो एनीमिया होता है उसको हम डाइटरी डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, ये दोनों डाइटरी डेफिशिएंसी एनीमिया के ही टाइप होते हैं। अगर मेगलोब्लास्टिक की बात करूँ तो इसमें क्या होता है कि विटामिन B12 और साथ ही साथ फॉलिक एसिड दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो प्री मेच्योर आरबीसी ही बन पाती है। तो इसमें क्या होता है कि आरबीसी का साइज जो है वो बड़ा रह जाता है, मेगा साइज रह जाता है, तो उसको इसीलिए हम इस नाम से समझ सकते हैं कि इसको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। अगर मैं बात करूँ आरबीसी की, तो आरबीसी प्री मेच्योर आरबीसी होती है, वो उसका साइज बहुत बड़ा होता है और वो धीरे धीरे जैसे मेच्योर होती है तो उस आरबीसी का साइज घटता जाता है, वो आरबीसी छोटी होती जाती है। और जो बिल्कुल मेच्योर होती है आरबीसी उसका साइज बहुत छोटा होता है, जबकि प्री मेच्योर जो होती है उसका साइज बड़ा होता है। तो जब फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में तो प्री मेच्योर आरबीसी बन रही है, तो उसका साइज जो है वो बड़ा ही होगा दोस्तों, क्योंकि वो प्री मेच्योर है। तो इसलिए इसको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। और पर्नीशियस की बात करूँ तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन ढंग से नहीं हो पाता दोस्तों, तो उस वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, और उस वजह से आरबीसी का फॉर्मेशन इम्पेयर्ड फॉर्म में, मतलब कि प्री मेच्योर आरबीसी बनती है, तो इसे हम वर्निशियस एनीमिया कहते हैं दोस्तों। अब हम सेकेंडली बात करते हैं एबनॉर्मल हीमोपोइसिस की। तो जो इसका मतलब सेकंड टाइप है दोस्तों एबनॉर्मल हीमोपोइसिस। एबनॉर्मल हीमोपोइसिस में क्या होता है दोस्तों कि मान लो इस ब्लड का जो फॉर्मेशन, ब्लड सेल का जो बोन मैरो में ही डिफेक्ट आ जाए कोई, या फिर पूरी ही सारी मिला के हर एक तरह की जो भी वाइटल इंग्रेडिएंट है उन सब की डेफिशिएंसी हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम हमारी जो आरबीसी का फॉर्मेशन है, जो ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन है वही ढंग से नहीं हो पाएगा, तो ऐसी कंडीशन को हम एबनॉर्मल हीमोपोइसिस में रखते हैं। और एप्लास्टिक एनीमिया, एक्सरे की वजह से बोन मैरो डिप्रेशन होता है, या फिर गामा रेज हो गई, इनकी वजह से बोन मैरो डिप्रेशन होता है, तो इसे भी हम एबनॉर्मल हीमोपोइसिस कह सकते हैं। और अगर हम कैंसर ड्रग्स की बात करें तो ये भी बोन मैरो डिप्रेशन करती है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों जो भी हमने क्लास देखी, डाइटरी डेफिशिएंसी एनीमिया और एबनॉर्मल हीमोपोइसिस, इन दोनों को हम एक साथ में इम्पेयर्ड रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन हम इनको अलग अलग ही पढ़ रहे हैं क्योंकि ताकि हम कंफ्यूज ना होए। बाकी हम इन दोनों को एक क्लास में भी रख सकते हैं कि इम्पेयर्ड रेड सेल फॉर्मेशन, मतलब कि इम्पेयर्ड रेड ब्लड फॉर्म हो रही है, इसके अंदर रेड ब्लड सेल फॉर्म हो रही है, तो वो डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है या फिर एबनॉर्मल हीमोपोइसिस की वजह से भी हो सकती है। दोनों ही बातें ये एक ही रिजल्ट देगी कि इम्पेयर्ड रेड ब्लड सेल फॉर्म होगी। तो लेकिन हम इन्हें फिर भी अलग अलग पढ़ रहे ताकि हम कंफ्यूज ना हो दोस्तों। अब थर्ड नंबर हम बात करें तो हेमरेजिक एनीमिया। हेमरेज मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ब्लड का लॉस हो जाना। ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट का मतलब है अचानक होने वाला, जैसे कि एक्सीडेंट के समय होने वाला, एक्सीडेंट के समय बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है एकदम से। क्रॉनिक में अगर हम बात करें तो कोई लंबे समय से बीमारी चल रही है, जैसे कि पाइल्स हो गया या फिर अल्सर हो गया, मतलब कि अल्सर के समय जो इन दोनों में मतलब कि ब्लड लॉस धीरे धीरे होता रहता है, और एक कंडीशन आती है जब एनीमिया हो जाता है। तो एक नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक का मतलब है कि आपके ब्लड सेल्स तो बराबर बन रही है और कोई लॉस भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका जो डिग्रेडेशन है ब्लड सेल का वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, रेड ब्लड सेल्स का डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो उस वजह से आपको उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। तो इसमें अगर एग्जांपल देखें तो सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, स्पेरोसाइटोसिस, और मान लो G6PD की डेफिशिएंसी, ये एक एंजाइम होता है जो कि जेनेटिकली अगर किसी में डेफिशिएंसी होती है तो उसमें भी रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा टूटती है। मलेरिया हो गया, मलेरिया के अंदर पैरासाइट जो है वो आरबीसी के ऊपर ही अटैक करता है और इसलिए उसका जो डिग्रेडेशन होता है, और मलेरिया को ट्रीट करने के लिए हम क्विनिन ड्रग का यूज़ करते हैं, वो क्विनिन ड्रग फर्दर आरबीसी को डैमेज करती है। तो इस तरीके से क्विनिन भी आरबीसी को डैमेज कर रही है। मलेरिया है तो पहले ही वो आरबीसी तो डैमेज हो ही रही है, और अगर हम उसको बचाने के लिए क्विनिन ड्रग का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी वो आरबीसी को ही डैमेज कर रही है, और इसी तरीके की और भी ड्रग्स होती है जो हीमोलाइटिक एनीमिया कर सकती है। अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये साइज ऑफ आरबीसी और कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के ऊपर बेस्ड है, कि आरबीसी की साइज़ क्या है, और मान लो साइज प्रॉपर है तो हीमोग्लोबिन का क्या उसके अंदर कंसंट्रेशन है, तो इस बेस पे हम समझ सकते हैं कि इसका क्लासीफाई कर सकते हैं इसको। तो
अगर आरबीसी की साइज देखें तो उसके आधार पे हम 3 तरह के टाइप देख सकते हैं, माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक। माइक्रोसाइटिक मतलब कि एक नॉर्मल साइज से छोटी साइज होना, वो होता है माइक्रोसाइटिक। नॉर्मोसाइटिक मतलब नॉर्मल साइज होना आरबीसी का, और मैक्रोसाइटिक मतलब एक नॉर्मल साइज से बड़ी साइज होना आरबीसी का। ठीक है, इस तरीके से 3 साइजेज हमने देखी आरबीसी की। अब अगर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन की बात करें तो एनीमिया की कंडीशन में 2 तरह के ही कंसंट्रेशन हो सकते हैं। एक तो नॉर्मोक्रोमिक मतलब कि नॉर्मल रेंज है हीमोग्लोबिन की, और एक हो सकता है हाइपोक्रोमिक कि मतलब कि हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो गई है। हाइपरक्रोमिक कभी नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों, क्योंकि नॉर्मल ही होगी या तो, और या फिर हाइपो मतलब कि कम ही होगी, ज़्यादा नहीं हो सकती। एक आरबीसी के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही हीमोग्लोबिन रह सकता है, उससे ज़्यादा रह ही नहीं सकता। और हाइपोक्रोमिक में क्या होगा कि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो अब हमने एक टेबल बनाई है दोस्तों, तो इसके अंदर हम बहुत सारी कंडीशंस को देख सकते हैं कि उसके अंदर किस तरह की आरबीसी है और क्या उसका हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है। जैसे कि माइक्रोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक, अगर ये कंडीशन, तो क्रॉनिक इन्फेक्शन, अब मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया क्रॉनिक इन्फेक्शन का, तो क्रॉनिक इन्फेक्शन के समय पे जो आरबीसी की साइज होगी वो होगी माइक्रोसाइटिक, और जो हीमोग्लोबिन जो होगा वो होगा नॉर्मोक्रोमिक। मतलब कि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन तो नॉर्मल है, लेकिन जो आरबीसी की साइज है वो माइक्रोसाइटिक मतलब कि छोटी हो जाती है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का, और इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो आरबीसी है वो छोटी हो जाएगी, और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किस टाइप का एनीमिया है, तो वो हम कह सकते हैं माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक। अब हम बात करते हैं एक्यूट हेमरेज का, तो ये किस टाइप का एनीमिया है, तो ये है नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, कि भाई आरबीसी की साइज भी नॉर्मल है और जो हीमोग्लोबिन है उसका भी कंसंट्रेशन नॉर्मल है, लेकिन हुआ क्या कि आपके एक हेमरेज की वजह से, कोई एक्सीडेंट की वजह से, या फिर अचानक कोई एक्सीडेंट हुआ और बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया, उस वजह से आपके ये एनीमिया हुआ है, तो उसको हम नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक के अंदर क्लासीफाई करते हैं। तो अब हम बात करें एक और हीमोलाइटिक एनीमिया की, तो वो भी नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक होता है, लेकिन हीमोलाइटिक का ही एक अगर हम टाइप बात करें थैलेसीमिया, तो उसको हम एक एक्सेप्शन के रूप में हम उसको देखते हैं कि वो माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक होता है। बाकी सारे हीमोलाइटिक एनीमिया जो है वो नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें, क्योंकि थैलेसीमिया में क्या होता है, ये जेनेटिक डिजीज है और इसके अंदर हीमोग्लोबिन की जो है ना कंसंट्रेशन वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जेनेटिकली ही हीमोग्लोबिन ढंग से नहीं बन रहा होता है। तो हीमोग्लोबिन जेनेटिक से ही उसमें डिफेक्ट है, और हीमोग्लोबिन ढंग से नहीं बन रहा होता, तो उसमें हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती ही है। तो इसमें थैलेसीमिया को हम इसमें डिवाइड करते हैं, बाकी सब हीमोलाइटिक जितनी भी है वो सारे नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक होती है। और जो क्रॉनिक हेमरेज है, क्रॉनिक हेमरेज को भी हम नॉर्मोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक में डिवाइड करते हैं। मतलब कि इसमें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है क्रॉनिक हेमरेज में, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से उसमें ब्लड लॉस हो रहा होता है, और उस कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारे आपके जो वाइटल जो मतलब कि हीमोग्लोबिन है उसकी भी डेफिशिएंसी हो जाती है बहुत लंबे समय तक, अगर कोई ब्लड लॉस होता रहे तो इसलिए हम, लेकिन उसमें आरबीसी की साइज बिल्कुल नॉर्मल रहती है, इसलिए हम इसको नॉर्मोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक में डिवाइड करते हैं। अब बात करते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की। मेगलोब्लास्टिक मैंने बताया था आपको कि विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी को मेगलोब्लास्टिक कहते हैं। तो मेगलोब्लास्टिक में क्या होता है कि आरबीसी जो होती है उसकी साइज़ बहुत बड़ी हो जाती है, मतलब कि मैक्रोसाइटिक, और जो जो हीमोग्लोबिन है उसका कंसंट्रेशन नॉर्मल रहता है, तो मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक। अब बात करें लिवर डिजीज़ की, तो अगर मान लो कोई लिवर डिजीज़ है तो उसमें आरबीसी की साइज़ तो बड़ी होगी और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन भी कम हो जाता है, तो मैक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक लिवर डिजीज़। अब इसी तरीके से अगर हम और भी कुछ इसमें एग्जांपल देखें तो ये हो सकता है, देखिए माइक्रोसाइटिक के अंदर हम बात करें तो हीम सिंथेसिस, ग्लोबिन सिंथेसिस डिफेक्ट, सिड्रोब्लास्टिक डिफेक्ट, ये सारे माइक्रोसाइटिक में आ जाते हैं। और एग्जांपल देखें मैक्रोसाइटिक के, तो मैक्रोसाइटिक के अंदर दो तरह के हो सकते हैं, मेगलोब्लास्टिक, नॉन मेगलोब्लास्टिक। तो मेगलोब्लास्टिक में क्या हो गया था कि बी 12 फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी थी, ठीक है, तो वो हो गया। और एक और नॉन मेगलोब्लास्टिक मतलब कि डेफिशिएंसी नहीं, इसमें अल्कोहलिज्म और लिवर डिजीज़ को हम रख सकते हैं, ठीक है। और इसको हमने इस तरीके से रखा, लेकिन हम मतलब इनके क्लासीफाई कर रहे हैं हम उसको, हम और एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि अब इसमें हम देखें कि एमसीवी लिखा हुआ आ रहा है, तो अब एमसीवी का क्या मतलब है। एमसीवी का मतलब है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, कि हम आरबीसी की साइज को एक उसके वॉल्यूम के आधार पे हम उसको साइज को देख रहे हैं कि 80 फेमोलीटर,
80 फेमोलीटर से अगर कम अगर वॉल्यूम है किसी आरबीसी की, एवरेज उसका वॉल्यूम ये है 80 फेमोलीटर से कम है, तो वो माइक्रोसाइटिक मतलब माइक्रोसाइटिक हो गई, मतलब कि आरबीसी का साइज नॉर्मल साइज से कम है। मैक्रोसाइटिक की बात करें तो 100 फेमोलीटर से अगर ज़्यादा है एमसीवी, तो उसको हम मैक्रोसाइटिक कहेंगे। और नॉर्मोसाइटिक की रेंज होती है 80 टू 100, मतलब नॉर्मल आरबीसी की जो साइज है उसके लिए एमसीवी का वैल्यू होता है 80 टू 100 फेमोलीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये और भी कुछ एग्जांपल्स देख लिए अपन ने। नॉर्मोसाइटिक के अंदर और देखे एग्जांपल, तो एक्यूट ब्लड लॉस, एनीमिया और अप्लास्टिक एनीमिया, बोन मेरो फेलियर, मतलब कि ये जो बोन मेरो के मतलब फेलियर हो जाता है वो भी इसके नॉर्मोसाइटिक में आ जाता है। तो इस तरीके से ये और कुछ एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं जैसे कि मैंने अब कुछ इंपॉर्टेंट एनीमियाज़ की बात कर लेते हैं कि हमने जितने एनीमिया देखे उसमें से कुछ महत्वपूर्ण एनीमिया जो हमको जानने बहुत ज़रूरी रहते हैं हमेशा। तो पहला तो हम विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में समझते हैं कि कोई भी टाइप की विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, डाइटरी डेफिशिएंसी जो मैंने आपको बात करी थी, तो उसके अंदर कौन कौन से हो सकता है, फॉलिक एसिड हो सकता है, आयरन हो सकता है, विटामिन बी 12 हो सकता है। तो उस तरीके से हम बात करें तो जैसे विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होगी तो उसके लिए क्या क्या सोर्स हम यूज़ कर सकते हैं। हम मिल्क, एग, जो भी मीट वगैरह हो गया, तो इन सब में विटामिन बी 12 प्रचुर मात्रा में होता है। तो मतलब कि हम इनका यूज़ कर सकते हैं एक नेचुरल सोर्स के रूप में। तो इस तरीके से। और नेक्स्ट हम बात करें तो जैसे कि आयरन रिच फूड की बात करें, तो आयरन के लिए हम ये सब जो भी नॉन वेज है इसके ऊपर, या फिर ग्रीन वेजिटेबल में बात करें तो ब्रोकली हो गया, ग्रीन ये मटर हो गए, हरे मटर हो गए, और पटेटोज़ हो गए, पालक हो गया, ये सब हम आयरन रिच फूड्स होते हैं। तो इसके लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और फॉलिक एसिड की बात करें तो फॉलिक एसिड केमिकली क्या होता है, टेरोइक ग्लूटामिक एसिड होता है, पीजीए होता है। तो इसके लिए हम ग्रीन लीफी फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, बीट्स का यूज़ कर सकते हैं, चुकंदर का यूज़ कर सकते हैं, जो कैरेट कैरेट का यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम नेचुरल सोर्स का यूज़ कर सकते हैं, उनको फिर से अपने डेली रूटीन में, या फिर दालों का यूज़ कर सकते हैं। ये सब जो है फॉलिक एसिड रिच फूड है। अगर अब हम बात करते हैं एप्लास्टिक एनीमिया की, एप्लास्टिक एनीमिया मैंने मैं आपको बताया था कि इसमें सारे ही चीज़ों का डेफिशिएंसी हो गई थी, बोन मेरो से रिलेटेड हो गया था पूरा। तो अब इसमें बोन मेरो बिल्कुल सप्रेस हो गया, तो फिर आपको आरबीसी पूरी प्रॉपर नहीं ढंग से नहीं बन पाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हमको बोन मेरो ट्रांसप्लांट का ही ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है। और तब जब तक कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट नहीं होता तब तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कराता रहना होगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्या मतलब होता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कि ब्लड को मतलब कि नया ब्लड पेशेंट को चढ़ाते रहना। तो वो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब कि वही, मतलब बाहर से ब्लड को चढ़ाना डायरेक्ट उसकी बॉडी के अंदर किसी पेशेंट को, तो वो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब हम बात करते हैं एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ की। तो अगर मान लो कोई डिजीज़ कंडीशन है, तो उस समय पर अगर एनीमिया हो जाता है, मतलब कि उस डिजीज़ की वजह से एनीमिया हो रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो हमको यूज़ करना होगा, जो भी डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करेंगे वही यूज़ करना होता है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ जाए, और एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शंस भी लग सकते हैं। जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है वो नई आरबीसी प्रोडक्शन के लिए आपको हेल्प करता है। और जो मेन हमारा इसमें फोकस रहता है वो जिस डिजीज़ की वजह से जो ये एनीमिया हुआ है उस डिजीज़ का ट्रीटमेंट ज़रूरी हो रहा है। अगर मान लो उस क्रॉनिक डिजीज़ को ही हम ठीक कर लेंगे, कि मतलब कि एक जो लंबे समय से हमें डिजीज़ चल रही है उस डिजीज़ का अगर हम ट्रीट कर लेंगे, तो एनीमिया तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि एनीमिया हुआ ही उस डिजीज़ की वजह से। तो उस डिजीज़ को ठीक रहना रहता है, और इसमें हम अगर कंडीशन अगर बहुत बुरी हो जाती है तो फिर हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी हेल्प लेनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। तो हीमोलाइटिक एनीमिया में मैंने आपको बताया दोस्तों कि इसमें ब्लड सेल्स बन तो रही थी लेकिन उसका डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। नॉर्मल जितना होता है उससे बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हो जाए तो उसमें भी आपको जो आरबीसी की कंसनट्रेशन है वो कम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें वापस से हमें क्या करना होता है कि इसमें इम्यून सिस्टम को भी मान कभी कभी सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपका हो सकता है कि जो ऑटो इम्यून सिस्टम है, मतलब ऑटो इम्यून डिजीज़ हो रखी है, उस वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपकी ही आरबीसी को ख़त्म कर रहा है बार बार। तो आपको इसमें इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स का भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो अब नेक्स्ट हम देखें तो सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो इसी में हम समझ सकते हैं कि हीमोलाइटिक एनीमिया का ही टाइप है। ठीक है, सिकल सेल में क्या होता है कि ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, और इसमें जो नॉर्मल जो आरबीसी होती है उसका शेप तो होता है बाइकॉनकेव होता है, लेकिन सिकल सेल्ड जो पर्सन है उसकी जो आरबीसी है वो हो जाएगी सिकल्ड शेप हो जाएगी। सिकल्ड का मतलब होता है कि हाशियाकार। हाशिया जो मतलब कि जो हमारे किसान होते हैं वो जब खेत में जो फसल को काटते हैं उनके पास में एक टूल होता है, वो टूल होता है हाशिया, उसे हाशिया कहते हैं।
तो उस शेप का ही आपकी आरबीसी हो जाती है, उसको हम सिकल्ड शेप आरबीसी कहेंगे। तो अगर नॉर्मल जो आरबीसी है वैसी ना बन करके उन पेशेंट में क्या होता है कि सिकल्ड शेप आरबीसी का फॉर्मेशन हो जाता है, और सिकल्ड शेप जो है वो इतनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती जितना हीमोग्लोबिन रखना चाहिए। वो सब कुछ मतलब कि आपका हीमोग्लोबिन भी कैरी नहीं कर पाएगी, और हीमोग्लोबिन अगर कैरी नहीं होगा तो फिर ऑक्सीजन को भी कैरी नहीं कर पाएगी। अब तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो इसमें भी अगर हम बात करें तो इसमें फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स और एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है, और पेन रिलीविंग ड्रग्स का भी यूज़ करते हैं। ये एक मतलब कि जेनेटिक डिजीज़ है, और इसके बारे में अभी हमारे जो 2023 का जो बजट आया है उसके अंदर भी सिकल सेल एनीमिया की बहुत बात की गई है, क्योंकि ये बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम है। और इसमें के अंदर क्या होता है दोस्तों कि ये भी एक जेनेटिक डिजीज़ ही है, हीमोलाइटिक टाइप की है एनीमिया ये भी। तो इसमें ये हो रहा है कि आपका हीमोग्लोबिन जो है उसका प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो रहा। जो सिकल सेल एनीमिया था उसके अंदर तो आरबीसी का फॉर्मेशन जो था वो सिकल्ड शेप हो रहा था, लेकिन इसके अंदर जो है हीमोग्लोबिन बनाने वाला जो जीन है, जिन जिन की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब वो जीन नहीं जो अलादीन के पास है। जिन का मतलब है कि आपका जो सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी बात कर रहा हूँ। वो जीन जो है हीमोग्लोबिन प्रोटीन को जो बनाने वाला जीन है, वो आपका मतलब कि जेनेटिकली बिल्कुल सही नहीं है। तो उस वजह से जो है हीमोग्लोबिन सही से नहीं बन पा रहा, उसका हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ गई। तो उस वजह से जो एनीमिया हो जाता है, तो उसको हम थैलेसेमिया कहते हैं। इसके अंदर भी बोन मेरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जैसी ऑप्शंस होते हैं, और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स का यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरीके की चीज़ होती है। और